हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव पर। दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे पहले इस सेशन में हम आपको फार्मूले बताएंगे, क्योंकि आप लोग फार्मूले पूछते रहते हो ना। आज फार्मूले नोट कर लीजिए और इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, क्योंकि कल आप लोग कह रहे थे वीडियो तो हमने ऑलरेडी पहले से बना रखा है, लेकिन आप लोग फिर भी कह रहे हो। तो सबसे पहले ट्रेंगल के आप फार्मूले देख लीजिए। किसके देखेंगे? ट्रेंगल के देखेंगे। ठीक है, किसके देखेंगे? सबसे पहले ट्रेंगल के फार्मूले आप देखेंगे, है ना। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले ट्रेंगल के फार्मूले क्या होते हैं। देखो, अगर आपसे कह दिया जाए विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, अगर आपसे क्या कह दिया जाए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले इसका अर्ध परिमाप निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अर्ध परिमाप। अगर आपसे अर्ध परिमाप पूछा जाए तो आप क्या करते हैं? तीनों भुजाओं का योग यानी क्षेत्रफल निकालने से पहले एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 आप लगाते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है विषमबाहु का? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है, क्योंकि ये जो त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये सी है। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग यानी समान ना हो, जिसकी एक भी भुजा, वो विषमबाहु होता है। तो विषमबाहु का फार्मूला ये हो गया। जिसको भी नोट करना हो नोट कर लीजिए। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि रिकॉर्डेड क्लास है, पहले से ही बता दे रहे हैं। आप लोग बस शांति पूर्वक आपको सिर्फ पढ़ना है ना। ये नहीं कि आप बार बार कमेंट करके पूछें, ऐसा नहीं करना है ना, बातें करनी है किसी को। तो पूरा 1 घंटे का मजा हम आधा घंटे में दे देंगे अगर आप लोग बातें नहीं करेंगे तो। नंबर 2 आपका क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका यस बराबर तो आप निकाल ही लेंगे। एच माइनस ए होता है और एच माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस त्रिभुज में ये होता है, जैसे ये ए बी सी त्रिभुज है। इसमें क्या होगा, जैसे दो भुजाएं समान होती हैं, अगर ये बी और बी है तो ये ए है, इसकी दो भुजाएं समान होती हैं इस त्रिभुज की। तो आप लोग याद रखेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं होती हैं समान। तो जिसकी दो भुजाएं समान हो वो आपका समद्विबाहु होता है। तो एस बराबर इसमें कैसे निकालते हैं देख लीजिए, ए प्लस टू बी अपान टू। ये एस बराबर वैल्यू हो जाती है। और अगर इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे तो ये क्षेत्रफल तो हमने ऊपर ही लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइएगा। अगले हम चलते हैं समद्विबाहु के बाद में समबाहु पर। समबाहु जो होता है, इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। समबाहु त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें, नंबर 3, सभी लोग आज सारे फार्मूले लिख लेंगे, फिर बार बार डेली नहीं कहेंगे। और जिसको ऑलरेडी पहले से पता है तो वो लोग, उनका क्या होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। इसका होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है? ए बराबर होती है भुजा। ये जो आपका त्रिभुज होता है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जैसे ए बी सी हो, जैसे ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो आपका क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। अगर हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें, जैसे नंबर 4 फार्मूला, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, अगर आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए तो अंडर रूट 3/2 गुणे भुजा। ऊंचाई सिर्फ इतना फार्मूला लगा देंगे तो ऊंचाई आपकी आ जाएगी। चलिए भाई, अगले पे चलते हैं। अगला आपका क्या है? नंबर 5, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाएं। क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकाल रहे हैं। तो एक सेकंड रुकना। हाँ सही है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुणा आपका समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल होता है। समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल, बनाने वाली भुजा का गुणनफल। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इसको 1/2 आधार गुणे
ऊंचाई। आप ये भी फार्मूला कह देते हो, वो एक ही बात होती है, चाहे आप ये कह दें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलो 6 नंबर पर। अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज का, 6 नंबर क्या है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना हो, लंब ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करना हो, तो आपको फार्मूला क्या लगाना होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला लगाना होता है, चाहे आप तीनों में से कोई भी मान आपसे पूछा जाए तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और एक आप ये लिख लीजिए जो आपने ऊपर लिखा है, अगर आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो जिसमें लंब और आधार दिया जाए या ऊंचाई और आधार दिया जाए, तो आप इस तरीके से लिखो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, तो आप यही फार्मूला लगाते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब जो आपका होता है, वही ऊंचाई जिसको बोलते हैं, है ना। तो आप यही फार्मूला फिर लगा देते हैं, जिसको ऊंचाई बोलते हैं वही शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज के सारे फार्मूले हो गए, जितने आपके सिलेबस में हैं उतने सारे फार्मूले आपके हो गए। अब अगर हम बात करें त्रिभुज के बाद में, फिर आपके सिलेबस में आता है वृत्त। चतुर्भुज तो आपके सिलेबस में शायद नहीं है, अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर कोई आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए तो आप लिख भले लीजिए चतुर्भुज। ठीक है, ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भले लीजिए चतुर्भुज के फार्मूले, नहीं तो आपके फार्मूले जो होते हैं इसके क्या नाम, चतुर्भुज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए फिर भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाता है तो। अगर समानांतर चतुर्भुज की परिमिति आपसे पूछी जाए, यानी परिमाप पूछा जाए, इसी का परिमाप पूछा जाए, आप आगे लिख लेना समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 गुणे एक्स प्लस वाई, यानी कि कहने का मतलब जो आसन्न भुजाएं उसकी होती हैं उन दोनों भुजाओं का आप गुणनफल कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर बना दें, अगर आपके सामने चित्र, थोड़ी देर के लिए आप लोग देख लीजिए, मान लो आपके सामने ये चित्र बना है, ये समानांतर चतुर्भुज का चित्र होता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपके सामने चित्र हमने बना दिया, जैसे ये इसकी ऊंचाई h हो गई, ये आपका ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज हो गया, सी डी। अब ये भुजा x हो गई, सॉरी चाहे ये भुजा x मानो, इसको y मानो, तो जो ये भुजा होगी नीचे वाली और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का आप योग कर देंगे जब आप परिमाप निकालेंगे, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं सर जी, अगर आपसे पूछा जाए आयत, आयत पे चलते हैं सबसे पहले, क्या पे चलेंगे, आयत। आयत तो सभी लोग चित्र जानते ही होंगे किस प्रकार का होता है, ये रहा, है ना, ए बी सी डी, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान। ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हैं, इसको एल लिख लीजिए, ए ना लिख के क्या लिखिए, एल लिखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एल गुणे बी, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल, आमने सामने की भुजा समान। अब अगर इसका आयत का हम क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एल गुणे बी होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसके हम परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है, तो 2l प्लस बी होता है। अगर इसके हम विकर्ण की बात करें, इसका विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण d इज इक्वल टू आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका विकर्ण हो गया, ये आयत के क्षेत्रफल हो गए अगर आपसे पूछे जाए तो। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो। अब दूसरी चीज हम लोग चलते हैं अगला, आयत के बाद में समचतुर्भुज पर। अगर आपसे मान लो समचतुर्भुज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे आएगा नहीं लेकिन हमारा काम है आपको हम फार्मूले बता दें, रोज रोज आप लोग ना कहें कि सर जी आपने फार्मूले नहीं बताए। अगर हम बात करते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की, आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपसे अगर पूछा जाए, तो आप तुरंत फार्मूला लगा देंगे, 1/2
गुणे D1 गुणे D2, ये आप फार्मूला लगा देंगे। D1 D2 इसके विकर्ण होते हैं, यानी अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। आगे चलते हैं भैया, अगर आपसे पूछा जाता है वर्ग का विकर्ण कितना होगा, वर्ग का विकर्ण कितना होगा, तो √2 होगा, गुणे होगा, भुजा होगा। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं x√2। तो आप याद रखिएगा वर्ग का विकर्ण ये हो गया √2 गुणे भुजा। वर्ग तो सभी लोग जानते हैं, जैसे ये हम वर्ग बना दें ABCD, जिसकी चारों भुजाएं समान, जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जिसकी चारों भुजाएं समान है। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर कर देंगे। भुजा स्क्वायर जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल और होता है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया विकर्ण का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर बट्टे 2 आप लगा देंगे इस फार्मूले को। डी क्या होता है, विकर्ण होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया तो आप याद रखेंगे विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2। अगर आप फार्मूला लगा देंगे तब भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्ग का परिमाप और लिख दें हम, इसमें भाई चारों भुजाएं समान होती हैं, तो जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस फार्मूले को लगा देंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे चले, आगे अगर आपसे सर पूछ लिया जाए, मान लो वर्ग के बाद में अगर आपसे कह दिया जाए, थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे समलंब, अगर समलंब कहीं से आ भी जाए, धोखा धड़ाके से भी आ जाए, है ना, वैसे आएगा नहीं लेकिन हमारा काम है आपको सारे फार्मूले बताना, हमने आपसे पहले कह दिया तो हम आपको सारे फार्मूले बता दे रहे हैं। अगर समलंब की बात कर दी जाए दोस्त, तो आप क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, समलंब का क्षेत्रफल जो समलंब चतुर्भुज होता है, तो 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग कर देंगे आप x प्लस वाई। जो उसकी x प्लस वाई का मतलब क्या है, आप लिख सकते हैं जो समांतर भुजाएं उसकी होंगी समांतर भुजाओं का योग। अब कई लोग कहेंगे सर समांतर भुजाएं क्या होती हैं, भुजाओं का योग। जैसे हम आपके सामने समलंब चतुर्भुज बना दे थोड़ी देर के लिए, मान लो ये बना दिया हमने, ये रेखा खींच लो एक, जिसमें ऊपर वाली रेखा छोटी होती है, ये होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये ऊंचाई एच है, ये ऊपर वाली वाई, नीचे वाली एक्स। तो अब समलंब समांतर भुजाएं तो आप जान ही गए होंगे क्या होंगे। तो अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो 1/2 गुणे ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग कर देंगे, यानी कि x प्लस वाई। बताओ भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही तो एक बार हमको बता दें कि सर जी हमका ये दिक्कत है, सभी का आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं वृत्त के क्षेत्रफल पर। किस पे चलते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल पर। अगर हम वृत्त की बात करें, वृत्त की बात करें, जैसे ये आपका होता है वृत्त, ये इसका केंद्र बिंदु, ये इसकी होगी त्रिज्या, पूरा हो जाता है क्या, डायमीटर, यानी कि व्यास आधा रेशियो होता है उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे त्रिज्या जो होती है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या होती है वो d/2 होती है, यानी व्यास बट्टे 2। अगर सर डी की बात करें, यानी कि डी जो होता है वो आपका व्यास होता है, और व्यास की अगर बात करेंगे तो 2r कर देते हैं। अगर वृत्त के क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप फार्मूला लगा देते हो πr²। अगर हम लोग वृत्त के परिधि की बात करें, यानी परिमाप जो होता है वृत्त की परिधि, तो सर परिधि में आप फार्मूला क्या लगाते हो, 2πr। क्या लगाते हो, 2πr फार्मूला लगाते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलो, वृत्त खंड या त्रिज्य खंड का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्त खंड या त्रिज्य खंड, हमने कल आपको इसके सवाल भी बताए थे। तो वृत्त खंड या त्रिज्य खंड का
आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? तो आप फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अगर आपसे चाप की लंबाई पूछ ली जाए, चाप की लंबाई वृत्तखंड या त्रिज्यखंड या किसी के चाप की लंबाई वृत्त में पूछी जाए तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री लगाएंगे। ये दोनों फार्मूले आप याद रख लीजिए सबसे पहली बात। आगे चलो, अगर आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, इसी में किसका क्षेत्रफल? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 कर देंगे। अगर आपसे अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाए, अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? पाई आर प्लस 2 आर। यानी अगर इसमें आप देखें तो आर कॉमन मिलेगा, पाई प्लस 2। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो आपके आज सारे फार्मूले हो गए। अब आज के बाद ना कहना सर जी फार्मूले आपने नहीं बताए, फिर आप लोग बार बार पूछते हो, उसमें डिस्टर्ब कर देते हो। अगर आपसे इतना पूछा जाए तो आप इन फार्मूलों का प्रयोग कर देंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे फिर आपको जो जो फार्मूले आपके काम के होंगे या आपके काम आएंगे उन फार्मूलों को हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपके काम के फार्मूले आते रहेंगे वैसे वैसे हम आपको आगे फिर बताते भी चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतने जो फार्मूले थे ये आपके बहुत ज्यादा काम के थे, इसलिए हमने आपको बता दिए। आगे जैसे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये फार्मूला भी आपको मिलेगा, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये फार्मूला भी आपको मिलेगा। तो ये सारे फार्मूले जब आपके काम के वैसे तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हो। और जब जैसा काम आएगा वैसा हम लिखा भी देंगे। और इसके बाद में अगर आप सोचें तो हमने आपको पहले बताया भी होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं होगा, आपको सारे फार्मूले बताए भी होंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो हम आपको बता भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। अब देखो इसका अगर स्क्वायर लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसकी बात करें ए माइनस बी की, तो आप क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर दी जाए तो आप फार्मूला ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab कर देते हो। एक फार्मूला इसका और बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला इसमें और बन जाता है, वो बनता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस के 2ab। मतलब जैसा आपके पास वैल्यू हो वैसी वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे कह दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तो आप कर देते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आपसे कह दिया जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब तो आप तुरंत कर देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर आपसे यहाँ पर कह दिया जाता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आप कर देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर आपसे कह दिया जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप तुरंत कह देते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे कह दिया जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो तुरंत आप कह देते हैं ए माइनस बी और ये पूरा प्लस में। बताओ भाई, अब बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो, अब तो एक भी फार्मूले नहीं बचे। अब आपके जो एग्जाम के हिसाब से हम कहते हैं आपसे समांतर माध्य पूछ लिया जाता है। अगर आप बात करें एग्जाम के हिसाब से आपसे एक पूछ लिया जाता है समांतर माध्य बराबर, तो इसमें आप फार्मूला लगा देते हो पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर ये। और आपके एग्जाम में आपसे परसेंट क्या नाम साधारण ब्याज आ जाता है, सो साधारण ब्याज इक्वल टू आप फार्मूला लगा देंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय
बटे में 100। ठीक है। अब देखो आपको बता दें, अब यहाँ पर मूलधन को, क्योंकि शॉर्टकट में फिर हम फार्मूले लिखेंगे, मूलधन को पी कहते हैं, दर को आर कहते हैं, समय को टी कहते हैं, और साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, एस आई कहते हैं, एस आई। इसके बाद में मिश्र धन को ए कहते हैं। तो अब हम शॉर्टकट में आपको सारे फार्मूले यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता होंगी किसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे अगर P इज इक्वल टू पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, एस आई इंटू 100 बटे आर टी। अगर आपसे R इक्वल टू पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, एस आई इंटू 100। ये हमेशा ऊपर रहेगा, पी आर टी में से कोई भी पूछा जाए तो हमेशा ये ऊपर रहेगा, तो आप नीचे पी टी कर देंगे। क्या कर देंगे, पी टी कर देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए टी इज इक्वल टू एस आई, फिर भी ऊपर रहेगा। एस आई तीनों के मानों में ऊपर रहेगा, पी आर टी में आपसे कुछ भी पूछा जाए हमेशा एस आई ऊपर ही रहेगा। अब पी आर कर देंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपसे मिश्र धन ए बराबर पूछा जाए तो पी प्लस एस आई कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर आपसे एस आई पूछा जाए, मिश्र धन दिया जाए और मूलधन दिया जाए तो ए माइनस पी कर देंगे। तो ये सारे फार्मूले हो गए। अब एस आई इक्वल टू आपको पता ही है, साधारण ब्याज होता है, समय टी होता है, दरार होता है, मूलधन पी होता है। ये इसके फार्मूले हो गए। इसके बाद में आपसे अनुपात समानुपात में फार्मूले पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रथमानुपाती अगर ए बराबर पूछ दिया जाए तो भैया आप क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपान सी करते हैं। अगर सी बराबर पूछा जाए तो बी स्क्वायर अपान ए करते हैं। अगर बी बराबर पूछा जाए तो अंडर रूट ए सी करते हैं। ये क्या होता है अगर आपसे प्रथमानुपाती पूछा जाएगा तो। ये क्या होता है अगर आपसे तृतीयानुपाती पूछा जाएगा तो। ये क्या होता है अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो। मध्यानुपाती अगर पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूले को लगा देंगे। ठीक है, तो आपके ये दो फार्मूले हो गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आप आराम से कर पाएंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइएगा। तो आज आपने सारे फार्मूले देख लिए। अब दूसरी चीज ये, आपसे अनुपात समानुपात में प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से भी। क्या नाम, एक ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी वाले में जब आपको 3 अनुपात दिए जाए, जब आपको ये आपको फार्मूले कब लगाने हैं, जब आपको ये तीनों फार्मूले तब लगाने हैं जब आपको 2 अनुपात दिए जाए। कितने अनुपात, 2 वैल्यू दी जाएंगी तो आप इन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे जब 2 अनुपात होंगे। जब आपको 3 अनुपात दिए जाएंगे तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें आपसे किसी की वैल्यू पूछी जाए हमेशा आप सिर्फ आपको यही याद रखना है, समानुपात होता है सी बटे डी। आपको सिर्फ ये याद रखना है। अगर आपको 3 अनुपात बी डी सी दिया गया, ए पूछ लिया जा सकता है आपसे, मतलब कुछ भी कहने का मतलब ये जो बनता है वो ए डी इक्वल टू बी सी बनता है। जैसे ए बराबर अगर पूछा जाएगा तो बी सी अपान डी कर देंगे। अगर डी बराबर आपसे पूछा जाएगा तो बी सी अपान ए कर देंगे। अगर बी बराबर आपसे पूछा जाएगा तो ए डी अपान सी कर देंगे। अगर सी बराबर आपसे पूछा जाएगा तो ए डी अपान बी कर देंगे। तो ये 4 फार्मूले होते हैं, वो आपको इसी लाइन को याद रखना है, इसी से बन जाते हैं। आप इनको चाहे याद रखें चाहे ना याद रखें, आपको जब अनुपात दिए जाएंगे तो आप डायरेक्टली इसमें रखना, बस फार्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी आपको याद रखना है, आप सारे वैल्यू रख देंगे। तो ये तो आपके हो गए थे सारे फार्मूले। और आपकी किताब में किस प्रकार के क्वेश्चन है अगर आप देखें तो, और आपकी किताब में क्वेश्चन मिलते हैं आपको परसेंटेज वाले। कौन से मिलते हैं, प्रतिशत के। तो प्रतिशत में आपके कौन से फार्मूले होते हैं अगर इसकी हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत में क्या होता है आपसे ये जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो हम आपको ये भी बता देते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जब प्रतिशत में बदलने की बात आती है तो आप 100 का गुणा कर देते हैं, अब ये प्रतिशत में बन गया। ठीक है, अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा, और अगर प्रतिशत में बदलना बदलना हो तो 100 का गुणा, 100 का गुणा। और यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रतिशत हटाना हो, प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग, 100 का भाग। अब आपको याद रखना है अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा कर देंगे,
और अगर प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग लगा देंगे। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है, अगर प्रतिशत बदलना हो तो 100 से आप गुणा करिए, प्रतिशत हटाना हो तो 100 से आप भाग लगाइए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना काम आपको करना पड़ेगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो अब बताइए भाई, सारे फार्मूले आज हमने दोबारा से बता दिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम आपको सारे फार्मूले ही बताने आए थे। तो अब हमें एक बार बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी के सारे फार्मूले जो हैं आपके सामने। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको बता दीजिए कि सर जी हमका ये दिक्कत, बताइए, बता देना कमेंट बॉक्स में। तो फिर हम आपको उसी चीज पर, जिसमें आपको दिक्कत हो, उसी चीज पर वीडियो फिर बना देंगे हम आपके लिए। और अगर किसी चीज में दिक्कत नहीं है तो फिर आराम से आप लोग इन सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। सेशन को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप सेशन को लाइक कर देंगे तो भैया ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, हमारा भी कुछ मनोबल बढ़ता है। तो सेशन को भाई लाइक कर देना एक बार, सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।